नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का ज्योग्राफी के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत करता हूं। ये हमारी ज्योग्राफी की लेक्चर 4th है, यानी वो लेक्चर्स जिसपे हम ज्योग्राफी को कंप्लीटली जो है वो कवर करने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो आईबीएस शिमला के द्वारा चलाया गया है और इसी के साथ मैं आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी स्वागत करता हूँ। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में हमारा फोकस जो होगा वो इंडस्ट्री की लोकेशन पे होगा कि कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज भारत में, उनकी लोकेशन हमारे पास क्या क्या है। याद रखिएगा कि ये पार्ट 1 रहेगा क्योंकि काफी जो है वो इंडस्ट्रियल बेस भारत में है, तो वो इंडस्ट्रीज को सभी को एक साथ क्लास में कवर करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए पार्ट 2 जो है वो आने वाली नेक्स्ट क्लास जो हमारी ज्योग्राफी की होगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये पार्ट 1 हमारा रहेगा जिसमें हम थोड़ा सा बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है वो सीखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो लोकेशन पे जो है वो डायरेक्टली मूव ऑन कर जाएंगे कि कहां कहां पे बेसिकली हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है हमें देखने को मिलती है और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हमसे मिल सकती है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मैप बेस्ड मिलेगी ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इजीली हो सके और चीजें रिमेंबर रखने में भी आपको थोड़ी आसानी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे ज्योग्राफी के जीरो टू हीरो बैच की 4th लेक्चर का, जिसमें हमारा फोकस अगेन किस पे रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है उन पे रहेगा। ये हम जो है वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ एक फोटोग्राफ भी लगाई गई है आपके पास थोड़ी इंडस्ट्रियल लोकेशन वाली, वो थोड़ी फोटोग्राफ है ताकि हम जो है एक माहौल को जो है वो क्रिएट जो है वो कर सके। अगर हम बात करें थोड़ी सी, अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात देखें तो कुछ चीजें आपको इसमें चेंज करने की भी जरूरत है कि इंडिया जो है अब वर्ल्ड इकोनॉमी की जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। एंड हमारे पास जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 18% से बढ़कर जो है वो 25% जो है वो हो गया। तो दो तीन चीजें आपको जो है वो एड ऑन करनी, जिसमें सबसे पहले आता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी भारत की जो इकोनॉमी है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो बन गई है। यानी हमने जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के जो है भारत विश्व की जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन गई है, ठीक है। Following the market-based economic reforms in 1991, India became one of the fastest growing major economies. 1991 में भारत में जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो आई थी, जिसके द्वारा भारत की मार्केट को जो है वो ओपन किया गया था प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन नेशनलिस्ट के लिए या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके बाद जो है भारत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी ज्यादा जो है या इकोनॉमिक सेक्टर में काफी ज्यादा जो है वो ग्रोथ जो है वो देखी है। और हम देखा जाए भारत को तो भारत में इस समय तो जीडीपी में हमारे पास इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 25% के आसपास जो है वो बना हुआ है। और अगर एक्सपोर्ट में बात करें तो 52 से 53% जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो हमारे पास एक्सपोर्ट में देखने को मिलता है, ठीक है। भारत के जब भी इंडिपेंडेंस के बाद हमेशा ही जो भारत के फाउंडिंग फादर्स थे या जिन्होंने भारत को आजाद कराया था उनका ये स्पेसिफिक फोकस था कि किस तरीके से भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया जाए ताकि देश में जो है विकास जो है वो पूरा होलिस्टिक हो सके, चहुमुखी जो है वो विकास हमारे पास हो सके। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में जो है वो कवर किया है। अगर हम ये बात करें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ, इसमें आपको दो तीन चीजें देखने समझने की जरूरत है कि भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद जो भारत के जो इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जो भारत के पास स्टार्ट हुआ था वो जो था वो पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा फोकस था। यानी भारत जो था इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा जो है फोकस था, यानी ऐसी एंटरप्राइजेस पे फोकस था जो गवर्नमेंट के द्वारा रन जो है वो की जा रही थी। तो उन सभी चीजों पे जो था वो मेन फोकस था कि जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट हो उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा रहे। थोड़ी रेस्ट्रिक्शन भी थी, यानी जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको ओपन होने की पूर्ण आजादी जो है वो नहीं थी, लाइसेंस उन्हें लेना पड़ता था। अगर हम बात करें फॉरेन कंपटीशन की तो 1991 से पहले भारत में फॉरेन कंपटीशन भी जो था वो अवेलेबल नहीं था। और भारत जो था वो पहले कौन सी इकोनॉमी के साथ काम कर रहा था, एक क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ जो है वो भारत काम कर रहा था, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है वो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन जो थी वो लगाई गई थी। हालांकि जब भारत में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ठीक है, यानी जो भारत में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद जो है काफी चीजें जो है वो बदलने लगी। यानी जो भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको जो है वो काफी अधिक बढ़ावा जो है वो उसके बाद मिलने लगा। प्राइवेटाइजेशन को जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वहां पे भी बढ़ावा मिलने लगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जो फॉरेन कंपनीज के मालिक थे, वो भी जो है वो भारत में आके इन्वेस्ट करने लगे और भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ने लगी। इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो बढ़ने लगी।
इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन थी एम्प्लॉयमेंट में वो बढ़ने लगी, इसके साथ साथ इंडस्ट्री की जो कंट्रीब्यूशन थी एक्सपोर्ट में यानी निर्यात में, वो सभी चीजें भी जो है वो इसके साथ साथ बढ़ने हमारे पास लगी। तो यही सभी चीजें इस स्लाइड में भी आपके पास दी गई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप कभी भी जो है इन चीजों को दोबारा जो है वो समझ लें। ठीक है, कुछ बात करेंगे कुछ जो बहुत ओल्ड इंडस्ट्रीज हमारे पास है, कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज थी जिसमें भारत का आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्पेसिफिक फोकस था वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे जो है वो काफी ज्यादा फोकस था। लार्ज स्केल या हम इनको बेसिक इंडस्ट्री भी जो है वो बोल सकते हैं। बेसिक इंडस्ट्री पे भारत का फोकस इसलिए था ताकि भारत जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो आत्मनिर्भर बन सके, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जो है वो मिली जुली होती है, उनका लिंक जो है उनके साथ होता है और इनकी ग्रोथ जो है टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ और टोटल इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है होती है। जिसे लिखा भी गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसके लिए बहुत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और बहुत ज्यादा पैसों की जो है वो जरूरत होती है, उनको हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है जनरली कहते हैं। यानी जिनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बड़ा चाहिए, लोगों की आवश्यकता यानी लेबर पावर भी ज्यादा चाहिए और हमारे पास पैसों का होना यानी कैपिटल का होना भी जो है वो जरूरी जो है उसमें होता है। अगर हम कुछ ओल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास उसमें मेटल इंडस्ट्री भी आ जाती है जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एटसेट्रा हम ले सकते हैं। हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है जैसे कॉटन हो गया, जूट हमारे पास इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हमारे पास एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है जो कम से कम हमारे पास काफी ओल्ड जो है। इसके अलावा अगर हम मेजर इंडस्ट्री को देखें तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री वो हमारे पास ऑटोमोबाइल में आती है। आज के समय में सर्विस सेक्टर बहुत अधिक बढ़ रहा है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज करती है, जैसे मान लो कॉटन इंडस्ट्री हमारे पास हो गया या हमारे पास शुगर मिल इंडस्ट्री हमारे पास हो गया, वो सभी चीजें। एनर्जी इंडस्ट्री चाहे हम कोल की बात करें चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। केमिकल इंडस्ट्री की हम बात करें जिसमें हमें प्लास्टिक वगैरह जो भी चीजें देखने को मिलती है वो केमिकल इंडस्ट्री में बनती है। टूरिज्म इंडस्ट्री हमारे पास आता है, इसे भी एक इंडस्ट्री के रूप में लिया जाता है कि कहाँ पे हम फ्रिक्वेंटली विजिट कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस की अगर हम बात करें। और शिपिंग इंडस्ट्री हमारे पास होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यानी सी एरिया से यानी समुद्री एरिया से हमें ले जाने में जो है वो हेल्प करती है। तो एक बाय एक इसको स्टडी करते हैं कहाँ कहाँ पे इनकी जो लोकेशन है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे विद द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैंने अभी आपको बताया कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही है उसको एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज जो है वो करती है। चाहे हम कॉटन की बात करें चाहे हम मिल शुगर मिल जो हमारे पास होता है उसकी बात करें, तो जैसे शुगर मिल में शुगर केन का यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। कॉटन में जो कॉटन हमारे पास जो खेतों में लगाई जाती है उसका यूज जो है वो किया जाता है। तो जैसे लिखा भी है साइज ऑफ द इंडस्ट्री, तो इसमें जो है वो 13% की बजाय अब ये 15% हमारे पास हो गया, जिसमें लिखा भी अकाउंट्स फॉर अबाउट 15% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट। यानी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है लगभग 15% जो है वो टोटल एक्सपोर्ट में इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम देखें तो लगभग पूरी कंट्री में ही जो है हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है और इसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 32 से 35% के आसपास जो है हमारे पास हो गया है, स्पेसिफिकली किसका, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। अगर हम जैसे बात भी करें तो इसमें हमने इसे लोकेट करने की भी बात की है कि वेजिटेबल ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री कहाँ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ है। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको जो है भारत के कई राज्यों में जो है जैसे श्रीनगर हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, शिमला में हमारे पास फूड प्रोसेसिंग, हमारे पास बिजनौर गाजियाबाद में, जयपुर की हम बात करें, अहमदाबाद में हम बात करें, इंदौर की हम बात करें, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हमारे पास हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, हमारे पास सिक्किम के इलाके हो गए, वाराणसी हो गया, हमारे पास कोलकाता हो गया, चेन्नई हमारे पास हो गया। तो काफी ज्यादा जो है वाइडली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है क्योंकि डिफरेंट जगह पे बहुत अधिक डिफरेंट चीजें जो है वो लगाई जाती है। जैसे अगर हम इस तरफ जाएं तो कॉफी उत्पादन होता है, इस तरफ हम जाते हैं तो हमारे पास टी उत्पादन हमारे पास होता है, इस एरिया में आप अगर आते हैं तो शुगर केन हमारे पास होता है, इस एरिया में अगर हम आए तो कॉटन हमारे पास अधिक पाई जाती है क्योंकि भारत के डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट प्रकार के एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस वजह से जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी जो है वो वाइडली जो है वो काफी ज्यादा स्टेट्स में जो है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट जो हमें देखने को मिलती है। बात करेंगे पावर और एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री की हमारे पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है और आपके लिए भी ये जरूरी है क्योंकि इसमें हमने कंट्रीब्यूशन भी लिखी है कि कौन सी चीज की कंट्रीब्यूशन कितनी है। यानी इस चीज को समझना पर्टिकुलरली आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिविल सर्विसेज एग्जाम से लेकर छोटे लेवल तक के जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये आपको जो है वो काफी अधिक इंपॉर्टेंट जो है देखने को मिलेगा। जिसमें लिखा भी है इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा पावर सेक्टर जो है हमारे पास है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फैक्ट कि भारत का
जो पावर मार्केट है या पावर सेक्टर है विश्व में, उसकी पोजीशन कितनी है, तो ये 5वीं लार्जेस्ट जो है उसकी पोजीशन है। अगर हम बात करें कोल की, तो कोल का जो कंट्रीब्यूशन है पावर जनरेशन में वो अभी भी कितना है, 55%, यानी 55% जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो अभी भी हमारे पास कहां से आ रही है, कोल से जो है वो हमारे पास आ रही है। अगर हम बात करें ऑयल की, जैसे पेट्रोलियम ऑयल हमारे पास हो गया, डीजल ऑयल हमारे पास हो गया, तो ऑयल की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इन द एशिया पैसिफिक रीजन। अगर हम एशिया और पैसिफिक ओशन को मिला दे तो उस एशिया पैसिफिक रीजन में जो भारत के पास जो रिजर्व मौजूद है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व मौजूद है। और अगर उसकी हम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ज्योग्राफिकली हमें वो कहां देखने को मिलता है, तो हमारे पास असम हो गया, राजस्थान हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई जैसे इलाकों में जो है, जो हमने मैप के द्वारा भी लोकेट चीजें करी है, वहां पे जो है हमें देखने को जो है वो मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज पता लगती है कि जब आप कोल बेस की बात करेंगे तो इसकी 55% कंट्रीब्यूशन है, और अगर एशिया पैसिफिक रीजन में हम पेट्रोलियम और डीजल ऑयल की बात करेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व हमें देखने को मिलता है। वैसे ही हमारे पास आता है हाइड्रो पावर जनरेशन। हाइड्रो पावर भी जो है वो डे बाई डे भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो पावर सेक्टर में या पावर कंट्रीब्यूशन में हमें देखने को मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि भारत में जो है अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है वो हिली राज्य जो है भारत में देखने को मिलते हैं, और हिली स्टेट में जो हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल होता है वो सबसे अधिक होता है। एक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में अगर सबसे अधिक कहीं हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल पाया गया है तो वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पाया गया है, और इसके अलावा जितने भी बाकी हिली स्टेट है वहां पे भी जो है वो हमारे पास हाइड्रो पावर जनरेशन अधिक पाया जाता है। अगर देखें कंट्रीब्यूशन इसकी, तो पावर जनरेशन में इसकी जो है अभी 26% जो है वो भारत में कंट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ इंडिया इज वन ऑफ द पायनियरिंग कंट्रीज इन एस्टेब्लिशिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। और भारत जो है एक पायनियरिंग कंट्री है, यानी जो भारत का नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है वो एक काफी अग्रणी रोल जो है भारत में हाइड्रो पावर की एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो रोल प्ले कर रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के आसपास के राज्य जैसे देश जैसे नेपाल हमारे पास हो गया, भूटान हमारे पास हो गया, वहां पे भी जो है ये हाइड्रो पावर जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस जो है पावर जनरेशन में लगभग 10% कॉन्ट्रीब्यूट हमारे पास करता है, और रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास जो है वो डे बाई डे बढ़ रही है, लेकिन अभी इसकी कंट्रीब्यूशन जो है हमारे पास 5% नहीं, इस समय हमारे पास लगभग 20% के आसपास जो है हमारे पास रिन्यूएबल सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो किसमें हमारे पास हो गया है, हमारे पास पावर जनरेशन में हो गया है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं ताकि आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप ब्रीफ में जो है चीजों को बाइंड आउट करके जो है अपने एग्जाम के लिए निकल सकते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर इंडस्ट्री की हमारी, कि भारत की जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसका क्या जो है वो लोकेशन हमारे पास है, क्या इसका स्टेटस है। तो इंडिया हैज अ विजन ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड लीडर इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि भारत का एक सपना है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में जो है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जो है विश्व गुरु बन के जो है वो निकले। ठीक है, इंडिया हैज अ फ्लरिशिंग एंड लार्जली इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। भारत के पास जो है भारत की खुद में बनी हुई जो है, जो भारत में न्यूक्लियर रिसोर्सेज अवेलेबल है वहीं से भारत जो है वो अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट कर रहा है, यानी भारत जो है इसमें इंपोर्ट जो है या आयात जो है वो बहुत अधिक नहीं कर रहा है। ठीक है, भारत में लगभग 20,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूक्लियर कैपेसिटी से जो है वो 2020 तक हमारे पास जनरेट होगी। अगर मैं बात करूं तो भारत के जो है लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं भारत में। कितने? 22 न्यूक्लियर रिएक्टर है। कितने साइट्स पे? हमारे पास 8 साइट जो है अब हो चुकी है, यानी भारत के पास 8 साइट्स में जो है लगभग 22 न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और भारत का एम क्या है? टू सप्लाई 25% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर बाय 2050। भारत का ये एक विजन है, भारत का एक लक्ष्य है कि 2050 तक भारत की जो 25% इलेक्ट्रिसिटी जो भारत कंज्यूम करेगा वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई होगी? न्यूक्लियर एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस की गई होगी। इंपॉर्टेंट हमारे पास न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहां पे? तो ये देखो, एक राजस्थान में हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक नरोरा जो हमारे पास उत्तर प्रदेश में आ जाता है वहां पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कक्करपार हमारे पास जो है वो गुजरात में हमारे पास आ जाता है। तारापुर जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो हमारे पास महाराष्ट्र में आ जाता है। काइगा हमारे पास जो है वो हमारे पास कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। मद्रास में हमें जो है वो लगभग चेन्नई में हमें 2 जो है वो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर देखने को मिल रहे हैं, और एक देखा जाए तो तमिलनाडु में लगभग 3 हमें देखने को मिलते हैं, यानी एक हमारे पास कुंदनकुलम हमारे पास आ जाता है, एक मद्रास हमारे पास आता है, और एक कल्पाकम हमारे पास जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो है मैपिंग के द्वारा जो है इस न्यूक्लियर इंडस्ट्री के स्क्रीनशॉट को अपने पास रख सकते हैं, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाए तो आप इसको इजिली जो है वो रिवाइज जो है वो कर सके। अब हम बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर की, कॉटन जूट इंडस्ट्री, जिसपे एक
काफी जो है कॉटन और जूट मिल हमारे पास काफी प्रमुखता से हमें देखने को मिलती है। इस इंडस्ट्री का साइज कितना है, अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो भारत में लगभग 1200 हमारे पास जो है मीडियम टू लार्ज जो है वो टेक्सटाइल मिल्स जो है भारत में मौजूद है। कितनी? 1200 जो है लगभग मिल्स भारत में इसकी मौजूद है। और इसकी अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% जो है वो किसकी है? टेक्सटाइल सेक्टर की है। और अगर इसकी परसेंटेज को देखें विश्व मार्केट में, यानी वर्ल्ड की मार्केट में, विश्व मार्केट में भारत के टेक्सटाइल सेक्टर की कितनी जो है वो परसेंटेज है, तो वो जो परसेंटेज है वो 7% है। कितनी परसेंटेज है वो परसेंटेज? 7% परसेंटेज जो है वर्ल्ड मार्केट में हमें मौजूद देखने को मिलती है। और एक्सपोर्ट में देखें तो 27% एक्सपोर्ट शेयर जो है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर का है। और लीडिंग कंपनीज कौन है इसमें? हमारे पास रेमंड्स हो गया, बॉम्बे डाइंग हो गया, सेंचुरी टेक्सटाइल हमारे पास जो है वो लीडिंग जो है वो कंपनीज है इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हमारे पास लिखा भी है जैसे जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुल इंडस्ट्री हमारे पास है, यानी ये जिसपे ये आपको येलो वाला ये सारी जो है वो कॉटन इंडस्ट्री हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जूट की, तो ये जो पिंक वाला पोर्शन आपको है ये हमें जूट वाला इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। जो ये येलो और इस तरीके का है ये हमारे पास जो है सिल्क इंडस्ट्री देखने को मिल रहा है। और जो पिंक में और इस तरीके से जो बना हुआ निशान है वो हमारे पास वुलन जो है वो इंडस्ट्री को शो करता है। यानी हमारे पास ये अगर देखें तो हिली स्टेट में भी है, सेंट्रल इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है, हमारे पास बहुत सारी चीजें सदर्न इंडिया में भी हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ ईस्टर्न इंडिया में भी जो है हमें ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो प्रोबेबली हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, जिसमें हम केमिकल इंडस्ट्री के बारे में जो है वो बातचीत करेंगे। उसके बाद बाकी जो इंडस्ट्रीज बचती है वो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। केमिकल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भारत में अगर सीमेंट की बात करें, फर्टिलाइजर की बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो 3 अलग कैटेगरी में जो है चीजों को हमने जो है वो डिवाइड किया है। तो अगर हम सीमेंट की बात करें तो 125 लार्ज सीमेंट प्लांट जो है वो भारत के पास है। और लगभग 300 से अधिक जो है भारत के पास मिनी सीमेंट प्लांट्स है। यानी 125 जो है भारत में बड़े सीमेंट प्लांट्स है और लगभग 300 के आसपास भारत में छोटे सीमेंट प्लांट्स है। और अगर इसकी परसेंटेज की बात करें विश्व के मार्केट में तो लगभग वो परसेंटेज हमें 8% जो है वो देखने को मिलती है। फर्टिलाइजर की अगर बात करें हमारे पास, ठीक है, जैसे उर्वरक की अगर हम बात करें, हमारे पास खाद की हम बात करें तो 57 हमारे पास लार्ज स्केल प्लांट हमें देखने को मिलते हैं और 64 जो है हमें स्मॉल और मीडियम साइज प्लांट जो है हमें भारत में देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोचीन केरला हो गया, चेन्नई तमिलनाडु हो गया। केरला में जो है वो हमें काफी ज्यादा जो है वो हमें खाद के प्लांट जो है वो देखने को मिलते हैं। और अगर इसकी विश्व मार्केट में परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो विश्व मार्केट में भारत की जो फर्टिलाइजर मार्केट है वो तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है आफ्टर चाइना और यूएस। यानी चाइना और यूएस की फर्टिलाइजर मार्केट ही भारत से बड़ी है, इसके अलावा भारत जो है वो तीसरे नंबर पे है। और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 25% इसका जो है वो जीडीपी में मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो हमारे पास 250 जो है वो लार्ज यूनिट है, बड़ी यूनिट्स है, और 8000 के आसपास हमारे पास स्मॉल स्केल यूनिट्स हमें देखने को जो है वो मिलती है। और अगर उसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलती है, कलकत्ता में हमें, यानी कलकत्ता वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, पुणे हमारे पास महाराष्ट्र में, मुंबई भी महाराष्ट्र में, और बेंगलोर हमारे पास जो है वो कर्नाटका का पार्ट जो है वो हो जाता है। और अगर इसकी वर्ल्ड मार्केट में परसेंटेज देखें तो लगभग भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की विश्व में जो वर्ल्ड मार्केट में जो परसेंटेज है वो 10% है। यहाँ पे हमने मैप के द्वारा भी चीजें लोकेट करने की बात करी है, यानी ये जो आपको त्रिभुज में आपको ब्लैक कलर में जो भी चीजें दिखने को मिल रही है वो सारी जो है हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हमारे पास है। जो ये इस तरीके की कैप्सूल बनी हुई जो चीजें हैं वो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमने जो है इस तरीके से आपको पास जो है वो लोकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है, ताकि आप मैपिंग के द्वारा ही बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सके। चलिए, आज की इस क्लास को आपने एंड तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस तरीके की एक्साइटिंग वीडियो और पूरा जो एक कंप्लीट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ आईबीएस शिमला ही आपके लिए लेके आ रहा है। तो आपको आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट होने के लिए इसको सब्सक्राइब करना बहुत बहुत जरूरी है। आपने इसे अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।